दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा के कविता का नाम भी जुड़ा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की घोटाले में क्या भूमिका है। और इस बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी का हलफनामा, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। और साथ ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी ईडी के द्वारा दाखिल की जा सकती है कि कविता के को भी इस चार्जशीट में जो भी चार्जेस हैं वो तय किए जा सकते हैं। कविता का भी नाम इस चार्जशीट में जुड़ा हो सकता है। और जानकारी के मुताबिक ईडी अपनी चार्जशीट में ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की घोटाले में क्या भूमिका है। इस बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकती है और उससे पहले ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र किया है और साथ ही ये कहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव प्रचार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। और जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, टिप्पणी हुई थी, उसके बाद लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है। चुनाव का हवाला सुप्रीम कोर्ट में बयानों के दौरान, दलीलों के दौरान दिया गया था और इसीलिए तो केजरीवाल पर फैसले का शुक्रवार और उसी बीच ईडी अपनी एक तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी और के कविता के साथ क्या भूमिका है अरविंद केजरीवाल की, उस पर प्रकाश पड़ेगा उसके बाद। और आपके ऐतराज़ को समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की थी, 9 सम्मन की अवहेलना की है, उसके बाद कल कहीं अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल जाए, इसलिए ईडी ने आज ये हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। नवनीत राणा ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी नवनीत राणा को 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे, आप उन्हें 1 घंटा दे दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं आप में जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं। अगर कोई खुली चुनौती देता है तो फिर हो जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। और हम इस पूरी खबर का आपको बैकग्राउंड भी बताना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। और अकबरुद्दीन ने ये बयान 2013 में दिया था, यानी कुल मिलाकर 11 साल पहले। अब नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है जवाब में, वो आपसे और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि साल 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, जिसके जवाब में आज नवनीत राणा ने विवादित ही बयान दिया है। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है।
एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, नवनीत राणा को हार का डर है, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वारिस पठान कह रहे हैं। चुनाव आयोग नवनीत राणा पर कार्रवाई करे। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी बयान दिया है। ये नफरत फैलाने वाला बयान है, सुनिए। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। पूरे चुनाव में जो मेन मुद्दा है वो है समाज में नफरत फैलाने वाला। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी समाज में नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो उम्मीदवार है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, इस बार हैदराबाद में कमल ही खेलेगा। उन्होंने दावा किया कि पूरे जोश के साथ एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। हम एक ही बात कहेंगे, चाहे कड़ी से कड़ी धूप हो या बहुत तेज बारिश हो, हमारी सच्चाई का जंग को कोई रोक नहीं सकते हैं। हम जोश में निकल पड़ते हैं, धूप में भी निकल पड़ते हैं, बारिश में भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब की बार जीत हमारी है। हैदराबाद जीत कर 400 पार करके दिखाएंगे हम सबको। जी न्यूज संवाददाता नीलेश शुक्ला मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। नीलेश, जब 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया था तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की थी इस तरह के बयान पर। नवनीत राणा ने भी कुछ वैसा ही बयान दिया है और कुल मिलाकर राजनीति में बयानों की जो मर्यादा है, शब्दों की जो मर्यादा है, वो तो बची नहीं है। लेकिन इस तरीके से खुलेआम 15 मिनट और 15 सेकंड की अगर धमकी दी जाएगी तो क्या मुंबई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है? जी देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेते नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों पक्ष द्वारा, पक्ष विपक्ष द्वारा, दोनों द्वारा देखने मिल रही है। नवनीत राणा विवादों में कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा प्रकरण को लेकर वो पूरे देश भर में उनका नाम हुआ था। उसके बाद अब इस तरीके का एक बार फिर से जो कंट्रोवर्सी है, करीबन 11 सालों बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जिक्र कर अमरावती से सांसद नवनीत राणा जो हैं वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। हालांकि अब तक इसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वही देखने मिली हैं। अब तक इसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने या कहीं की किसी भी प्रकार की जो शिकायत है वो अब तक दर्ज नहीं की गई है और इसी की कहीं की जो शिकायत है वो विपक्ष द्वारा भी की जा रही है कि अब तक इस बयान को लेकर किसी प्रकार का जो कहीं की शिकायत है वो नहीं दर्ज किया गया है, ना ही इसको लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी की जा रही है। तो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीतिकरण है वो किया जा रहा है, क्योंकि नवनीत राणा का जो कहीं की इतिहास है उसको मद्देनजर रखते हुए जो विपक्ष है उनको लगातार घेरने में जुटा है। इस बीच हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार इस पूरे चुनाव में, चाहे वो औरंगजेब हो, कसाब हो, हर किसी की जो एंट्री है वो लगातार राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। अब नवनीत राणा के इस बयान के बाद आगे और कितनी कहीं की राजनीतिक सुगबुगाहट बढ़ती है, कितनी कुछ राजनीतिक हलचलें बढ़ती है। नीलेश, क्या आपके नीलेश आप वहां पर मौजूद लोगों से भी बात कर रहे होंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब आप जमीन पर बात कीजिए तो उनका यही कहना होता है कि भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान में क्यों बांटा जा रहा है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, गरीबी पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए। मुंबई में जिस तरीके से, महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि बारिश होती नहीं है, कि किस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, इन सब मुद्दों पर ना बात होकर बात किस पर हो रही है? हालांकि ये बयान तो हैदराबाद में दिया गया है, हैदराबाद के क्या कोई मुद्दे नहीं है जो वहां पर अब 15 मिनट और 15 सेकंड पर सियासत पहुंच गई है? जी बिल्कुल, 2024 का चुनाव ज़रूर इंटरेस्टिंग होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो जनता के मुद्दे हैं वर्सेस जो राजनेता के मुद्दे हैं, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर देखने मिल रहा है। अब क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट का, तो हमारी कई लोगों से इस बारे में चर्चा भी हुई और हमने कई लोगों से संवाद भी साधा है। इसमें जनता का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो डेटा दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं या जिस तरीके के मुद्दे उनके सामने रखे जा रहे हैं, उनसे उनका कोई सरोकार ही नहीं है। उन्हें अपनी कहीं की अपनी कमाई से मतलब है, अपनी बेरोजगारी
से मतलब है, लेकिन इसको लेकर कोई भी दल जो है, राजनीतिक दल है, इस पर कहीं की डील करने को लेकर या बात करने को लेकर तैयार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसे एक इंटरेस्टिंग चुनाव फेज देखने मिला है जहां पर जो जनता के मुद्दे हैं उससे इर्द जो राजनीतिक दल हैं उनके जो कहें कि दावे हैं वो एक दूसरे से विपरीत नजर आ रहे हैं। अब इसका चुनावी परिणाम क्या होगा, इसके नतीजे क्या असर पड़ेंगे, जरूर देखने वाला होगा। और इसका जो बिल्कुल हैदराबाद में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है माधवी लता के बीच में और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और यूक्रेन से युद्ध, राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड बनाई जा रही है। रेड स्क्वायर पर सुबह से ही हथियारों और पुतिन की सेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। आज की इस खास सैन्य परेड में एटमी मिसाइलों के साथ साथ विध्वंसक बॉम्बर्स का प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल विक्ट्री डे परेड के जरिए रूस द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के जश्न को हर साल मनाता है। 9 मई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान किया गया था। जर्मनी की सेना ने सरेंडर किया था और रूस को जीत मिली थी। 24 जून 1945 को पहली बार विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था और तब से आज तक रूस विक्ट्री डे परेड के जरिए दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। देखिए राष्ट्रपति पुतिन सेना की हौसला अफजाई करते हुए, सैन्य अधिकारियों के साथ हाथ मिलाते हुए विक्ट्री डे परेड का ये पूरा आयोजन, और ये एक्स सर्विसमैन से भी मुलाकात करते हुए पुतिन। और ये महिला मोर्चा अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर था और मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ये विक्ट्री डे परेड का पूरा आयोजन किया जा रहा है। और इस परेड में पुतिन का शक्ति प्रदर्शन, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, सैन्य ताकत जो है वो रूस दिखा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री के रूप में, जीत के रूप में, जब जर्मनी की हार हुई थी और रूस की जीत हुई थी, उसी दिन को याद कर ये विक्ट्री डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। देश में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% कम हुई है, जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 तक ये घटकर 78% हो गई। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84 से बढ़कर 14.09% हो गई। और इसी रिपोर्ट पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ना हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है, लेकिन अब बीजेपी को जनता से खतरा है। अखिलेश जी, हिंदू आबादी खतरे में है। अखिलेश जी, हिंदू आबादी खतरे में है। ये लोग मंदिर को अनावश्यक बना रहे हैं, राम मंदिर पे कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है, बता रहे। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे गजवाए हिंद की साजिश करार दे दिया है। देखिए, एक तो इलेक्शन के वक्त ये सर्वे, ये असेसमेंट जानबूझ के किया जा रहा है। ये मसला हिंदू मुसलमान है ही नहीं, ये मसला देश का गरीब और मालदार के बीच की जो दरार है वो मसला है। आप पूरे देश के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उनकी आबादी बढ़ी है।
जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है। जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का, और ये पॉपुलेशन को लेकर के, इसलिए देश के सनातनियों को इसके ऊपर चिंता जतानी है और ये चिंता का विषय भी है। इस रिपोर्ट पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो गया है, तो वहीं संदीप दीक्षित ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। क्योंकि यहाँ 3 तरीके हैं जनसंख्या बढ़ाने के: जनसंख्या, घुसपैठ और धर्मांतरण। तो इसलिए ये मेरे विचार से बहुत बड़ी चुनौती भारत के आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना और पूरा का पूरा देने का मन बना लिया है। इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है। 40, 50, 60 के दशक में जनसंख्या बढ़ती थी, आज हम उससे आधे से भी कम स्पीड में बढ़ रहे हैं और अगले 15 या 20 साल में भारत की जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी और तमाम समुदाय अगले 10-15 साल में जिस स्तर पर पहुंचेंगे फिर आगे उतना ही स्तर रहेगा। तो एक तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसको जो हर बार जनसंख्या बढ़ने को ये एक समुदाय से जोड़ते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं से जोड़ते हैं, ये सरासर आंकड़े के हिसाब से भी एक गलत पिक्चर पेश करते हैं और हर चीज को सांप्रदायिक करने की कोशिश करते हैं। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, 3 चरण का मतदान हो चुका है, 4 चरण का मतदान बचा हुआ है, ऐसे में ये रिपोर्ट आ जाना, टाइमिंग पे सवाल जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल टाइमिंग पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 283 सीट 283 मतलब बहुमत से ज़्यादा के आंकड़े का चुनाव हो चुका है और बहुमत से कम का लगभग बहुमत के आसपास का चुनाव होना बाकी है। 200 कहिए तो 60-65 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। तो वैसी स्थिति में इस तरह का बयान आना, हालांकि ये आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए, चुनाव शुरू होता है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो से लेकर, उसके बाद आपको आता है तमाम बातें और आती है कि आपके गहने ले लिए जाएंगे, मुसलमानों को अधिकार दिए जाएंगे। अब ये मामला आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने पिच पर कांग्रेस को लाना चाहती है। कांग्रेस बच रही है, भाग रही है, लेकिन कोशिश बीजेपी की है कि अपने पिच पर लाना, उस पर कहीं ना कहीं उसको फंसाना। अभी तक कांग्रेस बची हुई है, शायद अभी तक कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की और कांग्रेस गलती करे इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। सैम पित्रोदा साहब ने गलती की, कांग्रेस ने उनको कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेने की बात की और उनसे पोस्ट छुड़वाया। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई और नेता बयान, दिग्विजय सिंह पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन रवि, मन में ये भी तो सवाल आता है कि भाई जब ये कहा तो बीजेपी कह रही है कि साहब अब की बार 400 पार, 2 चरण के बाद ही अब ये हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मटन खाना, इस तरह की सियासत की जरूरत आखिर बीजेपी को क्यों पड़ने लगी? क्या जमीन पर कुछ स्थिति कमजोर दिख रही है बीजेपी को? अब देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास आती होगी, सब कोई अपना अपना सर्वे कराता है। हो सकता है बीजेपी के पास एक रिपोर्ट आ रही हो कि बिना ये जो धर्म वाला जो पिच है, इसको बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका आप गौर कर लीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी का विकास के साथ साथ विरासत यानी धर्म वाला मुद्दा, इसको बीजेपी नहीं छोड़ती है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे तमाम राज्य हो, उसमें इस मुद्दे को लाया जाता है और इस मुद्दे से पर लाकर कांग्रेस को घेरा जाता है। एक डर दिखाया जाता है दूसरी आबादी में कि एक डर हो कि अगर बीजेपी नहीं आएगी और कांग्रेस आएगी तो ये हो सकता है। कांग्रेस के राज में इस तरह से आबादी घटी है हिंदुओं की और मुसलमानों की बढ़ी है। हम 2015 तक का आंकड़ा दिया जा रहा है, उसके बाद का कोई आंकड़ा नहीं है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सारा जो घुसपैठिया है आपके दौर में आया। कांग्रेस का दावा है कि हमारे दौर में 80% घुसपैठिए वापस चले गए थे, आपने कितने घुसपैठियों को 10 साल में हटाया है, ये आंकड़ा दीजिए। तो ये देखिए, आंकड़ेबाजी का खेल और चुनाव में दोनों तरफ से परसेप्शन का खेल है, प्रोपेगेंडा का खेल है, खासतौर पर इस मुद्दे पर। तो कौन जनता किसके बात को विश्वास करती है तो अलग बात है, लेकिन इस बार का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, अपने काम गिनाने पर नहीं हो रहा, पूरी तरह से पोलराइजेशन के मुद्दे पर दिख रहा है, जो अभी तक का चुनाव अगर आपने देखा होगा तो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कोई दल जातीय जनगणना की बात कर रहा है, बिल्कुल कोई दल जातीय जनगणना की बात कर रहा है और दूसरा दल कह रहा है कि साहब आरक्षण का आपका जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो जो बॉल है वो जनता के पाले में है कि वो अपने वोट के जरिए किस मुद्दे को अहमियत देती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी। और 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। शेयर बाजार में आज बड़ा भूचाल आया है। वीकली एक्सपायरी के दिन दलाल स्ट्रीट पर बेंचमार्क इंडेक्स लाल हो गया है। निवेशकों के 7.29
लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बाजार में भारी बिकवाली दिखाई दे रही है और ये 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर के पास बंद हुआ है। निफ्टी 345 अंक गिरकर 21,957 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1062 अंक गिरकर 72,404 पर बंद हुआ। तो शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी लिए हुए रोजाना हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंघवी जी, आज भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है उसके बारे में आपका क्या आकलन? भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहद खराब ट्रेडिंग सेशन। आज बेहद खराब इसलिए कि 19 अप्रैल के बाद, यूँ समझ लीजिए कि लगभग 3 हफ्तों के बाद आज भारतीय बाजारों ने कुछ और ऐसे लेवल्स दिखाए जो आप हम देखना नहीं चाहते थे, स्पेशली निफ्टी पर 22,000 के नीचे 28 ट्रेडिंग सेशन बाद आज क्लोजिंग होती दिखी है। इससे पहले 19 अप्रैल को इस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ओवरऑल आप कह सकते कि बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर भारतीय बाजारों पर रहा। 350 पॉइंट निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला। अब बात यह है कि वैसे तीसरे चरण के चुनाव के वोटिंग परसेंटेज उतने बुरे नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद बाजार में कहीं के इलेक्शन के नतीजों को लेकर सतर्कता, सावधानी और डर का माहौल है। उसके ऊपर एफआईज की तरफ से तगड़ी बिकवाली का माहौल। अब ऐसे में जिस किसी का थोड़ा बहुत खरीदने का मन भी है तो वो खरीदना नहीं चाहता। और पहली बार इस मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि जो खरीदार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन के पहले का वक्त नहीं होता तो लोग हर गिरावट को मौका समझ के लपक लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इंतज़ार कर रहे हैं कि रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए एक और एग्रेसिव सेलिंग एफआईज की तरफ से, दूसरी लैक ऑफ बाइंग, खरीदारों का अभाव, ये दोनों मिलकर बाजार पर दबाव बना रहे हैं। जी न्यूज़।